नमस्कार विद्यार्थियों। कृषि भूगोल के अंतर्गत हम कृषि प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम विश्व के कृषि प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जो कृषि की जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि विश्व में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार के उच्चावच देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है और साथ ही कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है जलवायु, उसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फलस्वरूप इन क्षेत्रों में कृषि का जो प्रारूप है वो भी अलग देखने को मिलता है, क्योंकि जलवायु कृषि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और साथ ही स्थानीय स्तर पर जो मानवीय क्रियाकलाप हैं, विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं वो कृषि को प्रभावित करते हैं और कृषि प्रदेशों का इन आधार पर हम निर्धारण करते हैं। यह कार्य विश्व में सर्वप्रथम विश्ली ने किया। कृषि प्रदेशों का सीमांकन और कृषि प्रदेशों के बांटने का जो कार्य है विश्ली ने किया 1936 में, और उन्होंने कृषि प्रदेशों का सीमांकन ही नहीं, इन्होंने सीमांकन की जो विधियां हैं उनका भी प्रतिपादन किया और इन कृषि प्रदेशों के निर्धारण में विश्ली ने यह बताया कि विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं और स्थानीय जो क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से इन्होंने मानचित्र पर इनको अंकित कर इन प्रदेशों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो विश्ली ने किन आधार पर विश्व के कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया, ये हम जब बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर विश्ली ने कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया, जिसमें फसलों एवं पशुओं का संबंध। हम देखते हैं कि कुछ अल्प विकसित देश, विकासशील देश और विकसित देश, यहां पर हम जब फसलों और पशुओं के संबंध की जब बात करते हैं तो आपको इनमें जो अंतर संबंध पाया जाता है वो स्पष्ट रूप से आपको बहुत अलग देखने को मिलता है। जैसे हम दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करते हैं, यहाँ पर पशुओं का जो संबंध है कृषि से, हम यहाँ पशुओं को कृषि कार्य, पशुओं के द्वारा कृषि कार्य यहाँ संपन्न करते हैं, जबकि पश्चिमी यूरोप और जो विकसित देश हैं वहाँ कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है, न कि पशुओं के द्वारा कृषि कार्य संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार पहला जो आधार विश्ली ने माना, फसल और पशुओं में जो संबंध पाए जाते हैं वो किस प्रकार से देखने को मिलते हैं, तो इसके आधार पर हम अलग प्रदेश का निर्धारण कर सकते हैं। कृषि की उत्पादन विधि, यह भी हम ये जो तीन प्रदेशों की हमने बात की, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित देश, वहां पर हम कृषि की उत्पादन विधि की जब बात करते हैं तो आपको विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उत्पादन विधि देखने को मिलती है। हम सघन आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करते हैं, तो वहां पर आपको भरण पोषण वाली कृषि देखने को मिलती है। वहां जीवन निर्वाह जो कृषि का प्रारूप है वो यहाँ देखने को मिलता है। जबकि हम पश्चिमी जो विकसित देश हैं उनकी जब बात करते हैं तो वो व्यापारिक फसल का उत्पादन वो लोग करते हैं। साथ ही यहाँ पर परंपरागत कृषि देखने को मिलती है। जो विकासशील देश हैं वहाँ पर आज भी परंपरागत कृषि देखने को मिलती है। साथ ही सिंचाई की जो विधियाँ, सिंचाई के जो साधन हैं उनमें भी आपको यहाँ अंतर देखने को मिलता है। तो पूर्ण रूप से इसके द्वारा भी हम कृषि प्रदेश का निर्धारण करते हैं। विश्ली ने ये काम किया। तीसरा, कृषि भूमि में श्रम, पूंजी और संगठन
जब इनकी बात करते हैं तो जो अल्प विकसित और विकासशील जो देश हैं वहां पर श्रम, पूंजी और संगठन की जब हम बात करते हैं तो जहां पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करते हैं, अफ्रीका की बात करते हैं, दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं, जहां पर विकासशील देशों की संख्या ज्यादा है, साथ ही जनसंख्या का घनत्व भी वहां ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे देशों में मानवीय श्रम हमें कृषि कार्यों में ज्यादा देखने को मिलता है। वहां पूंजी की लागत, पूंजी कम लगाई जाती है, मानवीय श्रम अधिक लगाया जाता है। तो इस आधार पर जैसे विकसित देशों की बात करते हैं तो वहां मानवीय श्रम कम होता है, जबकि पूंजी की जो मात्रा है वो ज्यादा लगाई जाती है। तो इस आधार पर विर्सली ने कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया। अगला जो आधार है वो कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग। हम पहले भी बात हमने की कि कृषि फसलों के उत्पादन के बाद में वो किस प्रकार से उनका उपयोग करते हैं। जैसे विकसित जो देश हैं जहां पर व्यापारिक कृषि होती है, वो केवल व्यापार के लिए, यानी अपने भरण पोषण के अलावा वो देश व्यापार के माध्यम से वो दूसरे देशों को अपने फसल उत्पादन को बेचते हैं। जबकि हम दक्षिणी पूर्वी एशिया सघन आबादी वाले देशों की जब बात करते हैं तो वहां पर जीविका निर्वाह कृषि का प्रारूप हमें देखने को मिलता है। तो उत्पादित पदार्थों का जो उपयोग का ढंग है, इस आधार पर भी हम कृषि प्रदेशों का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। फिर अगला जो आधार है, कृषि कार्यों में सहायक यंत्रों एवं उपकरणों व आवास। आज हम देखते हैं क्योंकि विकसित और विकासशील देश में ऐसे आपको कृषि क्षेत्र देखने को मिलते हैं जहां पर नई तकनीकों का प्रयोग होता है, अपने विभिन्न उपकरणों का, नवीन उपकरणों का प्रयोग होता है। साथ ही उन जो क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र हैं, वहां पर आपको उनके आवास भी देखने को मिलते हैं, यानी फार्म हाउस भी वहां देखने को मिलते हैं। तो वहां पर आपको अलग तरह के कृषि का जो दृश्य है, भूदृश्य है, वो हमें देखने को मिलता है। जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, प्रेरित स्टेपी प्रदेशों की बात करते हैं, तो वहां पर आपको कृषि प्रदेश, कृषि जो क्षेत्र है वहां पर आपको आवास भी देखने को मिलते हैं। जबकि सघन आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो एक अलग प्रकार का कृषि भूदृश्य इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इस आधार पर विर्सली ने जो 5 आधार लिए, इन आधार पर इन्होंने विश्व के जो कृषि प्रदेश हैं उनका सीमांकन और उसका निर्धारण करने का काम इन आधार पर विर्सली ने किया। और इसके आधार पर विर्सली ने निम्न प्रदेशों में विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटा। जब हम ये आधार लेकर इन प्रदेशों का जो निर्धारण करते हैं, कृषि प्रदेशों का निर्धारण करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक वातावरण से संबंधित कृषि प्रदेश। आज भी हमें ऐसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं जहां पर मानव जाति आज परंपरागत रूप से जो वातावरण और मानव के बीच में जो संबंध है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ आज भी जो मानव है अपने प्राचीन ढंग से जीवन निर्वाह करता है। तो वहां पर आपको, जैसे हम भूमध्य रेखीय प्रदेश की बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, तो वहां पर आपको घुमाकर पशुचारण देखने को मिलता है। साथ ही साथ जहां पर सघन वन पाए जाते हैं, आदिम जनसंख्या निवास करती है, वहां पर आपको स्थानांतरित कृषि देखने को मिलती है। तो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर स्थानांतरित कृषि आज भी अपने को देखने को मिलती है। दूसरा जो प्रदेश
की जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर कृषि प्रदेश, इसके अंतर्गत हम परंपरागत स्थायी कृषि, यानी आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग परंपरागत रूप से जो कृषि करते आ रहे हैं वो वर्तमान में भी वो कृषि करते हैं, स्थायी रूप से उस कृषि को अपनाए हुए हैं। साथ ही जब हम चावल प्रधान जीविकोपार्जन सघन कृषि की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको केवल चावल की फसल का उत्पादन यहाँ संपन्न किया जाता है और वो भी जीवन निर्वाह के लिए, यानी सघन कृषि की जाती है चावल की। साथ ही एक ऐसा क्षेत्र भी देखने को मिलेगा जो बिना चावल जीविकोपार्जन सघन कृषि वहां देखने को मिलेगी। चावल के अतिरिक्त अन्य जो फसलें हैं वहां पर इनका उत्पादन किया जाता है और सघन कृषि वहां की जाती है और वो भी जीविकोपार्जन कृषि में हम उसको शामिल करते हैं। फिर जीविकोपार्जन फसल और पशु से संबंधित जो क्रिया है वो भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में आज देख पाते हैं, क्योंकि हम दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करते हैं, जो विकासशील देशों की बात करते हैं, तो वहां पर आपको इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। फसलों के साथ साथ वहां पर पशुधन का उपयोग भी या पशुधन पालन का कार्य भी किया जाता है। कृषि कार्यों में इन पशुओं को काम में लिया जाता है, साथ ही साथ उनसे संबंधित जो पदार्थ हैं उनका उपयोग भी वो मानव वर्ग करता है। फिर हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि की, क्योंकि हम देखते हैं विश्व का भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है, क्योंकि प्राचीन काल से यहाँ पर भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं, तटवर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। शीतकाल में बरसात होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही जैसे अंजीर है, जैतून है, अंगूर है, खजूर है, इस प्रकार की कृषि यहाँ परंपरागत रूप से की जाती है। लेकिन जब हम 18वीं और 19वीं सदी में पहुंचते हैं तो यहाँ के लोगों का स्थानांतरण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में होता है और हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में जैसे कैलिफोर्निया, अपने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। तो इसके साथ यहां पर क्योंकि इस क्षेत्र में परंपरागत रूप से भूमध्य सागरीय कृषि देखने को मिलती है, लेकिन इन क्षेत्रों में जो नवीन क्षेत्र हैं वहां पर भूमध्य सागरीय कृषि का व्यापारिक रूप हम देख सकते हैं। फिर अगला जो प्रदेश है व्यापारिक पशुचारण विकसित, और जहां पर बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं वहां पर व्यापारिक पशुचारण हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो व्यापार से संबंधित होता है और उसमें जो मानव वर्ग है वो उनसे संबंधित जो पदार्थ होते हैं जो पशुओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं हम, वो व्यापार के रूप में उनको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो ऊन हो, चाहे वो मांस हो, चाहे उनसे संबंधित अन्य पदार्थ हो। तो इसके साथ साथ हम व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि की जब बात करते हैं तो विकसित और जहां पर कम सघन जनसंख्या पाई जाती है, जिनके पास विस्तृत कृषि क्षेत्र होते हैं, वहां पर व्यापारिक अन्न उत्पादन की कृषि की जाती है। जैसे हम स्टेपी, प्रेरी, डाउन, पंपास, इन प्रदेशों की बात करते हैं तो वहां पर आपको व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि देखने को मिलती है। दुग्ध व्यवसाय कृषि भी अपने को देखने को मिलती है कुछ क्षेत्रों में। जैसे हम पश्चिमी यूरोप की नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, इन देशों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दुग्ध व्यवसाय से संबंधित जो कृषि है, जबकि साथ ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार की
कृषि अपने को देखने को मिलती है। विशिष्ट बागाती कृषि, क्योंकि बागाती कृषि आपको दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में बागाती कृषि देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार के बागानों में ये कृषि संपन्न की जाती है। और साथ ही यहाँ पर जब हम औद्योगिक फसलों वाली कृषि की बात करते हैं तो आज क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ औद्योगिक फसल जो कि अधिक हमें लाभ देती है, तो आज औद्योगिक फसलों का उत्पादन पर जो कृषक है वो ज़्यादा ध्यान देता है। तो वहाँ पर औद्योगिक फसलों से संबंधित कृषि कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो विशिष्ट प्रकार का जो कृषि प्रारूप है यहाँ देखने को मिलता है। अब हम सामूहिक कृषि की जब बात करते हैं, सामूहिक कृषि प्रदेशों की बात करते हैं, तो कुछ साम्यवादी देश आज भी हम देखते हैं वहां पर सामूहिक और राज्य कृषि देखने को मिलती है। संसाधन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और वहां कृषि कार्य वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला जो कृषि प्रदेश, कृषि से संबंधित जब बात करते हैं, नकदी फसल, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके बाद में कृषक बेचने के बाद में तुरंत उसको आमद होती है, तो नकदी फसल पर भी आज विशेष जोर दिया जाता है। तो इससे संबंधित एक अलग कृषि क्षेत्र अपने को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार विर्सली ने विभिन्न जो आधार लिए, उनके आधार पर विश्व को विभिन्न कृषि प्रदेशों में इन्होंने बांटने का काम किया, क्योंकि विश्व के पहले व्यक्ति थे, विद्वान थे, जिन्होंने विश्व के कृषि प्रदेशों को सीमांकित किया तथा उनका निर्धारण किया। अब आगे हम विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो कृषि कार्य की जाती है, कृषि कार्य की संपन्न किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जो कृषि है उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।